लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को किया था। ओम्स लॉ हेडिंग आपने ऑलरेडी डाल रखी है। रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ आपको आइडिया हो गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये भी आइडिया हुआ था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो वी आई ग्राफ का स्लोप होता है। बट अभी तक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के बारे में आपको आइडिया नहीं हुआ है कि एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है क्या। तो यहाँ पर उसी क्रम में आपको इसी के अंदर एक हेडिंग डालनी है, दैट इज़ कंडक्टेंस। जब आप कंडक्टेंस के बारे में जान लेंगे तो फिर रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग जो आपकी फील है वो स्ट्रांग हो जाएगी। दरअसल होता क्या है कि हम लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव चीज़ों को लर्न करने की है। नेगेटिव चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती हैं। जैसे जोड़ना इजी होता है कंपेयर टू माइनस, मल्टीप्लाई ये इजी है कंपेयर टू डिवाइड। ऐसे ही रेजिस्टेंस ये नेगेटिव है, ये रेसिप्रोकल है, ये उल्टा है। पॉजिटिव चीज़ है कंडक्टेंस। जो अगर आप कंडक्टेंस के बारे में फील कर ले गए तो फिर रेजिस्टेंस भी आपको ईजिली समझ में आएगा। सो बेटर विल बी कि हम पहले कंडक्टेंस के बारे में भी थोड़ा जान लें, फिर हम रेजिस्टेंस के सिग्निफिकेंस को भी क्लियर करेंगे। तो इसीलिए हेडिंग यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है कंडक्टेंस। ये हेडिंग नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका कुछ मोटा मोटा मीनिंग क्या होगा। जहाँ पे कंडक्ट होती हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पर चार्ज कंडक्ट होता है वायर में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो उसी को मेज़र करने के लिए ये कोई क्वांटिटी होगी। लेट अस सी कैसे मेज़र होती है, क्या होती है। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। ये वही डायग्राम है जो आपने ओम्स लॉ के टाइम पे बनाया था। एक वायर लिया था और उसके अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई की थी, तो वायर में करंट डेवलप हो गई थी। वहाँ पे आपने क्या लिखा था? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या यहाँ पे EMF ऑफ द बैटरी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। अब हम उल्टा चलेंगे, मतलब हम अब ये कहेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, नहीं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए वही लिखा हुआ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ये भी तो होगा ही ना। ऐसे लिखने से आपको कंडक्टेंस के बारे में समझ में आ पाएगा। जो अगर कंडक्टेंस के बारे में आपको विथ फील अंडरस्टैंडिंग आ गई तो रेजिस्टेंस के बारे में भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, चाहे आप ये लिख रहे हो और चाहे ये लिख रहे हो। आपको कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। जो आपने वहाँ पे किया था वही यहाँ पे करेंगे। गिवन वायर एंड टेम्परेचर, राइट। ये सब आपको मैं वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, अभी उतनी की रीड नहीं है। ये वायर आपने चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना है। आप बैटरी चेंज कर सकते हैं, ड्यू टू दैट करंट चेंज होगी। तो जो I होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, एंड मीन वाइल आप I डिवाइड बाई V जो अगर बोलो तो ये कांस्टेंट होगा। अब उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, इसके सपोर्ट में क्वेश्चन वगैरह नहीं लगाएंगे। वही सेम क्वेश्चन हो सकता है, आप बना सकते हो, कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको, इतना कुछ मैं बताया हूँ, बार बार बताया हूँ, तो हो गई। अगला रहता है कि जो ये कांस्टेंट आया है उस कांस्टेंट का नाम, गाँव, पता सब आपने बताना होता है, ठीक है। ये लाइन ऐसे ही वहाँ लिखी थी, आप ऐसे ही यहाँ भी लिख सकते हैं कि I और V या V और I इनका बीच में जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। जब V डिवाइड बाई I कांस्टेंट आया था, दैट टाइम जो कांस्टेंट था उसका जो नाम था वो था रेजिस्टेंस। बट अभी रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि अभी I डिवाइड बाई V को आप बोल रहे हो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही होगा। अगर V डिवाइड बाई I कांस्टेंट है तो I डिवाइड बाई V ये भी कांस्टेंट ही होगा। इसका जो नाम रखा जाएगा दैट विल बी कंडक्टेंस। इसका जो सिंबल होता है R नहीं होता है, G होता है, कैपिटल G। तो अब आप
ये जी कह सकते हो कि कब कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट किस हद तक। अगर वायर और टेम्परेचर ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं तो जो ये जी है ये कांस्टेंट होगा, और ये डिपेंड नहीं करेगा जहाँ पे ये कांस्टेंट अपीयर हुआ है उसके ठीक पहले वाली लाइन, यानी कि यहाँ पर आप आ जाओ। यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ आपने लिखी हैं ये कांस्टेंट उन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आई और वी पे ये कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। नाउ अगर इस कांस्टेंट की जगह पे जी रख दें तो जी का फार्मूला आ जाएगा, दैट विल बी आई डिवाइड बाई वी। आई डिवाइड बाई वी, आई और वी पता हो रख देंगे तो जी आ जाएगा। बट अगर जी और वी पता हो आई निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इक्वल टू जी वी आ जाएगा। जैसे वहाँ पे आया था ना, क्या आया था वहाँ पे, आर इक्वल टू वी बाई आई एंड वी इक्वल टू आई आर। ऐसे ही यहाँ पे जी इक्वल टू आई बाई वी एंड आई इक्वल टू वी इंटू जी। ठीक बात है। अब इतना हमने डिस्कस किया, आपको फील मिली होगी, तो फील से ही समझ आ जाएगा कि जो जी है ना और जो आर है ना ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। जो अगर आप मैथमेटिकल होना चाहो तो बोलोगे कि वी बाई आर सर, वी बाई आई जो था ना वो आर था, तो अभी आई बाई वी जो होगा वो जी होगा। अब यहाँ से आप कोई एक का रेसिप्रोकल निकालो तो दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉट अ बिग डील, आसानी से समझ आ रही होगी बात। अब हम बात करेंगे यूनिट की। तो जब रेसिप्रोकल है जी आर का तो यूनिट भी रेसिप्रोकल होगी जी की। किसकी रेसिप्रोकल? आर की। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। तो ओम का उल्टा यानी 1/ओम, इसी को आप ओम की पावर -1 कह सकते हो, विल बी द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। इसी का एक और नाम रखा गया है सीमन, राइट। आप इसे पूरा भी लिख सकते हो OHM। बाकी इस OHM की पावर -1 को कन्वेंशन है, लोग महो लिखते हैं। महो क्यों लिखते हैं? ये ऐसा सोचा होगा लोगों ने कि उल्टा करना है, इसकी पावर -1 करना है, तो हम स्पेलिंग को ही उल्टा कर देते हैं, M फिर H फिर O। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है नहीं, बट कन्वेंशन है, तो आप मान करके चलेंगे कि महो, सीमन, ओम की पावर -1, OHM की पावर -1, ऑल आर द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। नाउ हमने वहाँ पर क्वेश्चन किया था जिसमें हमने टेबल प्रिपेयर की थी, फिर ग्राफ बनाया था। यहाँ भी वैसा ही कुछ है, टेबल प्रिपेयर है, ठीक, और इसके नीचे ग्राफ बनेगा। ये काम आप थोड़ा पीछे पेज पलट करके कर लो नहीं, बस इमेजिन कर लो तो समझ आ जाएगा कि जो ये लिखा है नॉट अ बिग डील। ये कुछ ऐसा है कि जैसे ये 2 है तो ये 10 है, ये 3 है तो ये 15 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सोचो कितना आएगा। इसके लिए आप यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है इसकी जगह सोचो कि अगर 1 एम्पियर होता तो V कितना होता, राइट। तो ये NCERT में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ऐसा रहेगा कि टेबल बना के देंगे और उसमें I और V में कोई एक वैल्यू मिसिंग कर देंगे, दूसरा निकालने को कहा जाएगा। तो आप चाहे यूनिटरी मेथड फॉलो कर लो और चाहे आप R या G में से कुछ एक निकाल लो, विद द हेल्प ऑफ दैट कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम यूनिटरी मेथड फॉलो करें तो हम कहेंगे कि 2 एम्पियर करंट करस्पॉन्डिंग टू 10 वोल्ट, सो 1 एम्पियर करंट विल करस्पॉन्ड टू 5 वोल्ट। तो हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ करंट सो दैट इट बिकम 20। नहीं समझ आया अगर ऐसे तो उल्टा चल लो कि 1 एम्पियर करंट करस्पॉन्ड टू 5 वोल्ट। अगर हम कहें 1 वोल्ट करस्पॉन्ड टू हाउ मच करंट, 1/5 आएगा, करके देख लो, राइट। आप कुछ नहीं, बस इनडायरेक्टली रजिस्टेंस और कंडक्टेंस ही तो निकाल रहे हो। ये जो है ना यूनिट वैल्यू ऑफ करंट के लिए वोल्टेज है, यही रजिस्टेंस होता है। और ये जो है ना
यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए करंट है, यही कंडक्टेंस होता है। फॉर्मूले से चाहे देख लो, आप कहे R इक्वल टू वी बाई आई होता है, जो I अगर हम 1 ले लें तो R V के बराबर आ जाएगा। इसी को आप अगर डिक्टेट करें तो कैसे डिक्टेट करेंगे? जो करंट अगर 1 है, यूनिट है, तो जो V होगा वो R के बराबर होगा। एक और डेफिनेशन रेजिस्टेंस की आ गई है कि R इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हेन करंट थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर। नाउ अगर हम G की बात करें, दैट विल बी I बाई वी। तो यहाँ अगर हम V1 ले लें तो G I के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या कहोगे, जो अगर V की वैल्यू यूनिट है, 1 वोल्ट है या 1 है, तो फिर जो करंट होगी दैट विल बी कंडक्टेंस। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, डेफिनेशन क्या बनेगी कंडक्टेंस की? इट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन वोल्टेज इज 1 वोल्ट या यूनिट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड, यूनिट वैल्यू पर वैल्यूज़ को निकालना, रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस निकालना, सब एक ही बात है। चीज़ों को करने के तरीके, जो अदाएँ हैं, बस वही अलग अलग हैं, बट कहानी एक ही है। जैसे यहाँ पर आप कह रहे हो कि 5 वोल्ट सर जी वोल्टेज अगर अक्रॉस द वायर है तो करंट 1 एम्पियर होगी, तो बताओ 20 वोल्ट जो वोल्टेज होगा 4 गुना, तो कितना होगा करंट? 1 का 4 गुना, 4 एम्पियर आ गया। ये तो आप यूनिटरी मेथड से ही कर लिए। और जो अगर डेटा कॉम्प्लेक्स हो, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है ना, या जो एग्ज़ाम में आ सकता है ना, डेटा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो फिर आप क्या करना, R या G कुछ निकाल लेना। जैसे यहाँ अगर हम G निकालें तो ये I बाई वी आ जाएगा, ये 2/10 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यहाँ से लिया मैंने, और ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा बनाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बोले ना कि मटेरियल बदल दिया, टेम्परेचर बदल दिया, वायर बदल दिया, ना, कुछ नहीं। तो G या R जो भी निकाला है आपने, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो यहाँ के लिए करंट हमें निकालनी है, तो हम इसको I ही अगर मान लें तो V की वैल्यू 20 हो गई, I बाई वी ये हो गया G का वैल्यू, और G का वैल्यू 1/5, ये तो बदलेगा नहीं, तो I की वैल्यू 20/5 4 आ जाएगी। कैसे भी करो बात वही है। जैसे यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको V निकालना है, तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। I कितना है 6, R कितना है, ये 1/5 तो G है ना, R आएगा 5, तो यहाँ 30 आ जाएगा। बाकी डेटा मैंने इतना सुंदर सा लिया है कि आप पैटर्न से ही क्लियर कर लोगे कि 5 बढ़ाते जा रहे हो, इधर 1 बढ़ाते जा रहे हो। जैसे इधर अगर डबल करो तो इधर डबल हो रहा है, इधर ट्रिपल करो इधर ट्रिपल हो रहा है। जो भी फैक्टर या जितने भी गुना करंट हो रही है, बाई सेम फैक्टर या उतने ही गुना वोल्टेज भी हो जाएगा। टू मच हो रहा है, इरिटेट हो रहे होंगे आप, माइट भी बोर हो रहे होंगे, बट मोटिव मेरा यही है ताकि आपको बहुत अच्छे से फील आ जाए और चीज़ें याद हो जाए। ठीक, अब जब हम ये टेबल बना लिए थे तो फिर क्या किए थे, ग्राफ बनाए थे। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ग्राफ बनाया, एनालिसिस करी, रिसर्च किया, और समझ में आया था फिर क्या कि सर V बाई आई ये रेजिस्टेंस होता है, ये V बाई आई जो होता है ये परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है, और इसी को स्लोप कहते हैं। तो जो VI ग्राफ था उसमें जो स्लोप होता है वो V बाई आई के बराबर होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, और वही रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो अगर हम IV ग्राफ का स्लोप निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, किसी भी जनरल बात कर रहा हूँ मैं, ग्राफ का स्लोप निकालो। जैसे स्लोप ऑफ YX ग्राफ हो तो Y बाई एक्स के बराबर हो जाएगा इन जनरल, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा यहाँ आता है वैसा ही आए तो जब आप VI ग्राफ डील करेंगे तो जो स्लोप आएगा V अपॉन आई के बराबर आएगा, और ये रेजिस्टेंस होता है। जब आप IV ग्राफ लोगे तो जो स्लोप आएगा वो दैट डिवाइड बाई दैट, I डिवाइड बाई V, कंडक्टेंस G के बराबर आ जाएगा। तो ग्राफ में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि भाई जो VI की जगह आपने IV ग्राफ बना दिया तो जो स्लोप होगा अब R नहीं, R का रेसिप्रोकल 1/R यानी कि G के बराबर होगा। क्वाइट इजी। नाउ सिग्निफिकेंस, अभी हम जो ये सिग्निफिकेंस कर रहे हैं वो कंडक्टेंस का है।
जैसे ही आपको कंडक्टेंस के बारे में क्लियर होगा फिर आप रेजिस्टेंस का भी सिग्निफिकेंस आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको नोन है, एक दोनों के दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ जी, सिग्निफिकेंस ऑफ कंडक्टेंस, ये हेडिंग है, नाम में ही सब छिपा है। अब तो मैथमेटिकल फार्मूला भी आपको नोन है कि ये क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट चार्ज या इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिख लो इम्पोर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप एक कहानी पढ़ते होगे जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, मतलब एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन कैथोड एनोड पे डिस्चार्ज होता है, मटेरियल डिपॉजिट होते हैं, ये सब। तो वहाँ पर कंडक्टेंस वर्ड बार बार आता है, बार बार आता है। और फिजिक्स में जब कहानी हम पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस वर्ड बार बार आता है, बार बार आता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री अपोजिट माने जाते हैं। फिजिक्स जिसको आती है कभी कभी उस ज़्यादातर परिस्थितियों में केमिस्ट्री उसकी कमज़ोर हो जाती है, केमिस्ट्री जिसको आती है फिजिक्स कमज़ोर हो जाती है। दोनों जिसको आते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब आप देख लो, तो यहाँ पर मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आर और जी दोनों बताऊँ। केमिस्ट्री में कंडक्टेंस को प्रायोरिटी देते हुए उस कंडक्टेंस के स्टाइल में चीज़ों को समझना है, फिजिक्स में रेजिस्टेंस के अंदाज में समझना है। ले देख के चीज़ें एक ही हैं। तो फिजिक्स के पॉइंट से अगर हम कहें तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट से आयंस लिखे जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है तो एक्वस सोल्यूशन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े ना होते हैं। मैं तो बहुत पहले बताया आपको कि जो चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड साथ ही साथ आयंस भी होते हैं। वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है और सॉल्यूशन में आयंस की वजह से होती है। तो यहाँ पे दोनों ही ना लिखो, आप चार्ज लिख दो, सिंपल हटा दो इसको, यहाँ लिख दो चार्ज। तो इट इज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट द चार्ज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। कंडक्ट का मतलब फ्लो करवाने की जो क्षमता है, फ्लो होने की जो एबिलिटी है सिस्टम में, वही उसका कंडक्टेंस है। थोड़ा बहुत फील आया होगा, बाकी ये एक्टिविटी करेंगे तो आ जाएगा। इस एक्टिविटी में हमने वायर लिया है, 2 पार्ट में है ये कहानी। पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं। नोटिस करो दोनों में हमने वी मेंशन नहीं किया है। एक्चुअली दोनों में करंट है, दोनों में हमने बैटरी सेम पोटेंशियल की अप्लाई करी है, लेकिन करंट देखो आप, इधर बहुत ज़्यादा है इधर बहुत कम है। तो बताओ कहाँ ज़्यादा कंडक्ट हो रहा है? ऊपर वाले में हो रहा है, यहाँ करंट ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा कंडक्ट हो रहा है वहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो यू सेड कंडक्टेंस G1 एंड G2, G1 विल बी मोर देन G2। And now think about the reason why you have concluded कि G1 is more than G2. Reason being current here is more, I1 more than I2। ठीक है, तो I के ज़्यादा होने से G ज़्यादा है, I के कम होने से G कम है। जो I अगर हो ही ना तो G कह सकते हैं यहाँ है ही नहीं, कंडक्टेंस है ही नहीं। ये ब्रोकन वायर की तरफ कहानी चली गई है, इसको अभी करेंगे थोड़ी देर में। अभी तो बस इतना समझना है, ज़्यादा तो ज़्यादा कम तो कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। देखो अब ये एक्टिविटी देख लो, दोनों में मैंने करंट मेंशन नहीं करी है, कितनी है, सेम है, करंट इक्वल है, दोनों में सेम करंट जा रही है। लेकिन उतनी ही करंट इसमें तब जा रही है जब तुम 10 वोल्ट लगाए हो। 10 वोल्ट की बैटरी जब आप छौंक रहे हो तो करंट जा रही है, और यहाँ नीचे वाले में जो करंट है उतनी ही चली जा रही है, मात्र 0.001। सोचो, फील अपनी स्ट्रांग करो, कहाँ है कंडक्टिविटी ज़्यादा और कहाँ है कम। भाई जहाँ बैटरी हमें ज़्यादा ना लगानी पड़े, ऐसे ही अपने आप ही करंट आ जाए, आसानी से आ जाए, तो वहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा है। जो अगर कभी बैटरी लगानी ही ना पड़े, अपने आप ही करंट दौड़ पड़े, तो फिर वहाँ कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट भी कहा जा सकता है। ये आपका शॉर्ट सर्किट सिचुएशन है, इसको भी डील करेंगे, आगे डील करेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप बताएं
कंडक्टेंस G1 G2 में कौन ज़्यादा है? जहाँ बैटरी हमें कम वोल्ट की लगानी पड़ी है वहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा है। नीचे वाले में बैटरी हमें कम वोल्ट की दिखाई दे रही है, वहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा है, G2 ग्रेटर देन G1 है। वाई यू हैव कंक्लूडेड दैट? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल V1 एंड V2 में V1 ज़्यादा है। क्या ये सीधा है या उल्टा है? V1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो यहाँ 1 कम है, 2 यहाँ कम है तो 2 ज़्यादा है। उल्टा चल रहा है, ज़्यादा होने पे कम, कम होने पे ज़्यादा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यही लिखा है यहाँ, G प्रोपोर्शनल टू नॉट V प्रोपोर्शनल टू 1/V या G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। Now we will combine these two. When you combine, think what will come. इसको लिखो इसी के बगल में, और अब बताओ दोनों को जो अगर हम कंबाइन करें तो क्या हम ऐसा बोलेंगे I इंटू वी? नहीं ना, V तो नीचे को है ना, 1 अपॉन में है ना, तो G प्रोपोर्शनल टू क्या हम V अपॉन I बोलेंगे? नहीं, अपॉन में डिवाइड में कौन है? V, तो हम G प्रोपोर्शनल टू I/V बोलेंगे। देखो बोला है हमने, ठीक है। और साइंस का रूल आप क्या जानते हो कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो कांस्टेंट आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू जो अगर आप लिख रहे हो तो ये कांस्टेंट ले आना पड़ेगा। ले आए आप, उसको 1 ले लेते हैं मोस्टली, हमने यहाँ 1 ही लिया है। अब इसके बाद में जब ये 1 यहाँ रख दिया तो G का फॉर्मूला आ गया, जो ऑलरेडी हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि R का रेसिप्रोकल होता है V/I, ये रेजिस्टेंस होता है, I/V ये कंडक्टेंस होता है। थोड़ी फील आपकी स्ट्रांग हुई होगी। अब देखिएगा कि मैजिक क्या है कि अगर आप शुरुआत में ही रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते ना आता समझ में, अब आ जाएगा। क्योंकि पहले आपने कंडक्टेंस समझ लिया है, पॉजिटिव चीज़ पहले समझ ली है, रेसिप्रोकल वाली चीज़ जो अपोजिट है। कंडक्टेंस के रिगार्डिंग फील आपकी स्ट्रांग है, उसको पहले ही आपने समझ लिया है। रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग फील आपको स्ट्रांग अब मिलेगी, वरना फिर आप ऐसे ही कहते घूमोगे। नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा कम वो सब सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अभी ये ज़्यादा सही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कोलिजन से आप रेजिस्टेंस को रिलेट करते हो वो कम ठीक इसलिए है कि नंबर ऑफ कोलिजन से हमें रेजिस्टेंस को नहीं, रेजिस्टिविटी को रिलेट करना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रेजिस्टेंस भी रेजिस्टिविटी दोनों नंबर ऑफ कोलिजन से रिलेट होते हैं। बट वो सही पैटर्न नहीं है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, रोक लेंगे उसको। हम कोलिजन से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को रिलेट करेंगे लेटर ऑन, जब हेडिंग पड़ेगी रेजिस्टिविटी। अभी तो हम रेजिस्टेंस को समझने के लिए कंडक्टेंस की हेल्प लेंगे। थोड़ी ही देर में आप समझ जाओगे भाई बहुत आसान है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा है। जो अगर आप बैटरी लगाओ करंट भनाभन दौड़ जाए तो कहेंगे यहाँ बहुत हैवी कंडक्टेंस है, और जो अगर आप बैटरी लगाते जाओ करंट आइबे ना करे तो फील आ गई होगी भैया यहाँ रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि करंट नहीं आ पा रही है। V बहुत ज़्यादा है, I बहुत कम आए। V ज़्यादा I कम तो रेजिस्टेंस है, I ज़्यादा आ जाए तो कंडक्टेंस है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को आप V और I से रिलेट करिए, नंबर ऑफ कोलिजन से रिलेट ना करिए। रेजिस्टिविटी के टाइम पे नंबर ऑफ कोलिजन का जिक्र होगा तब हम करेंगे, अभी कर लिए तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पर R का सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की गई है, क्वाइट इजी फॉर यू नाउ। देखो दोनों में करंट मैंने नहीं लिखी है, इक्वल है। 10 वोल्ट लगाए हो, यहाँ इतना कम वोल्ट लगाए हो, तो सोचो कहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा, पहले कंडक्टेंस सोचना फिर रेजिस्टेंस। तो यहाँ 10 वोल्ट लगाए हो तब उतनी ही करंट आई है, और यहाँ आप बहुत कम वोल्ट लगाए हो तब करंट आ गई है। तो भैया कंडक्टेंस यहाँ ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ कम है। रेजिस्टेंस R2 R1 में R2 कम है। वाई यू सेड दैट? बिकॉज V कम है, V2 V1 से कम है, तो R प्रोपोर्शनल टू V हो गया है ना, ज़्यादा तो ज़्यादा कम तो कम।
वी ज़्यादा तो आर ज़्यादा, वी कम तो आर कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। नाउ व्हाट अबाउट आई, इस वाले को देख लो, यहाँ पे आई बहुत कम है, यहाँ आई बहुत ज़्यादा है। दोनों बार आपने सेम बैटरी लगाई है और देख रहे हो कि यहाँ करंट बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब यहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। R1 ये कम है R2 से, क्यों? क्योंकि जो I1 है वो ज़्यादा है I2 से। तो क्या सीधी गणित है या अपोजिट है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है कब? जब करंट कम है। जब करंट ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल टू नॉट I, 1/I, या R प्रोपोर्शनल टू या R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू I। आई होप समझ गए होगे। फिर वही कहानी, आप इन दोनों को अब कंबाइन कर लें। R प्रोपोर्शनल टू V यहाँ से आप उठाएं, यहाँ रखें, दोनों को कंबाइन करें, सोचें क्या आएगा। आई थिंक V इंटू आई तो नहीं आएगा, I बाई V भी नहीं आएगा, डिवाइड में तो I है, V बाई I आएगा। देखो यही लिखा है। फिर आगे की कहानी मैं पहले ही बता दिया, तो ये सब आगे की कहानी लिखी है। R का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा थोड़ा फील रिगार्डिंग रेजिस्टेंस आपकी बढ़ रही होगी। आप अब एक बार फिर सोचो, दिमाग पे स्ट्रेस लो, कौन सी प्राइमरी चीज है जो रेजिस्टेंस को डिफाइन, रेजिस्टेंस से जिससे कनेक्ट होती है, जो रेजिस्टेंस जिससे कनेक्ट होता है, और कौन सी प्राइमरी चीज है जो कंडक्टेंस से रिलेट होता है। कब आप कहोगे कि भैया यहाँ बहुत कंडक्टेंस है, तो फिर कब कहोगे यहाँ भैया बहुत रेजिस्टेंस है। जो अगर वायर में करंट दौड़ जाए खूब ज़्यादा तो बोलोगे सर यहाँ बहुत करंट है, कंडक्टेंस ज़्यादा है, आई ज़्यादा है, इसीलिए आप कह पा रहे हो कि यहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा है। और रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे? होता क्या है बेटा, जब करंट आगे जाती है तो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। अब वो पोटेंशियल में हिंड्रेंस ड्रॉप जो अगर ज़्यादा आ जाए तो रेजिस्टेंस नहीं, फिर कंडक्टेंस नहीं, फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आर का कम ज़्यादा होना आप वी से रिलेट कर सकते हो सबसे पहले स्टेप में, और कंडक्टेंस की फील आपको करंट से आएगी। हैवी करंट मीन हैवी कंडक्टेंस, हैवी ड्रॉप इन पोटेंशियल मीन्स हैवी रेजिस्टेंस। बाकी ऐसा नहीं है कि जो जी है वो आई से रिलेटेड है तो वी से नहीं है, वी से उल्टा है। वी अगर ज़्यादा नहीं कम है तो जी ज़्यादा होगा। सिमिलरली आर ऐसा नहीं कि ओनली वी से रिलेटेड है, आई से भी रिलेटेड है। आई जो अगर कम है तो आर ज़्यादा होगा। तो कंप्लीटली आप अगर बोलो वी, आई और वी को दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो क्या बोलोगे कि सर किसी सिचुएशन में बहुत कम पोटेंशियल अप्लाई करके बहुत ज़्यादा करंट आ जाए तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, जबकि किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए जबकि करंट बहुत कम है, बहुत कम करंट फ्लो करे और ड्रॉप इन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाए। थोड़ी ही करंट फ्लो करने पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में ड्रॉप हो जाए तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वहाँ ज़्यादा है। मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली पोटेंशियल से रिलेटेड है, ड्रॉप इन पोटेंशियल से। हैवी ड्रॉप इन पोटेंशियल होता जाए, करंट उतनी दौड़ ना पाए, तो कहेंगे यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बाकी जो आपको अगर हल्का फुल्का कम समझ आ रहा है तो ये बैकेंड में क्वेश्चन लगे हुए हैं, कर लेंगे तो समझ में जो 19-20 की कसर है पूरी हो जाएगी। कर लेते हैं। हाँ देखिए भाई, ऐसा है कि हाँ अब ठीक है। व्हाट करंट विल कंडक्ट इन ए कंडक्टर ऑफ कंडक्टेंस। एक कंडक्टर है, उसका कंडक्टेंस दिया है और कह रहे हैं करंट कितनी आएगी। कब करंट बता रहे हैं, पूछ रहे हैं जब आप इतना पोटेंशियल लगाए हो। एक बार फिर से देखो कि कंडक्टर में आपने इतना पोटेंशियल आप डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट पूछ रहे हैं। आई इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे आप इस बार, क्या V इक्वल टू जैसे आपने कहा ना आई आर,
वैसे आई इक्वल टू वी जी ऊपर दिखाया था मैंने, आप चेक कर लो पीछे जाके, भूलना नहीं। भूल जाओ तो कोई बात नहीं है। वी बराबर आई आर को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि आर को 1/g कर दो, तो यहाँ से वी और जी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वी जी आ जाएगा। वी जी विनय गुप्ता, वन ऑफ द माई फ्रेंड इमेजिनरी। एनीवे, तो यहाँ वी 1 mv दिया है, स्मॉल m का मतलब समझ रहे हो, मिली। क्या मिली? मिली हियर इज एसआई प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है 10⁻³ आप बताओ ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा है या कम है? समझ आ गया होगा यार, ये तो बहुत कम हो गया ना वोल्टेज। और रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ कंडक्टेंस दिया है। कितना है? के, किलो। ज़्यादा है कि कम? किलो मतलब 10⁻³ होता है, 1000। ओम ना लिख देना, कंडक्टेंस है ये, ओम की पावर -1। तो आपको जी दिया है, आपको वी दिया है, और निकालना है आई। फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है, वैल्यू पुट कर लो। वी की वैल्यू 10⁻³ और जी की वैल्यू 10⁻³ सॉल्व करके देख लो, आंसर 1 एम्पियर आएगा। ठीक, अब आप मेरा एक वर्बल सवाल सुनो, जिसका जवाब आप खुद दे दोगे, इसलिए दे पाओगे क्योंकि फील आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई है टिल नाउ। इतना हमने ये कम वोल्टेज लगाया है, फिर भी ये करंट इतनी कम नहीं आई है। फिर से सुनो, इतना कम वोल्टेज लगाया तो करंट कम आ जाती ना, करंट उतनी कम नहीं आई है। क्यों? सोचो, जवाब मिलेगा। वो इसलिए कि नो डाउट आपने जो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई किया है वो कम है, लेकिन इसका कंडक्टेंस इतना कम नहीं है, वो इतना ज़्यादा है कि करंट सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ गई है, इवन इफ अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल। सिमिलरली दैट वन, यहाँ पर करंट पूछ रहे हैं, व्हाट करंट विल कंडक्ट इन ए कंडक्टर ऑफ कंडक्टेंस। ये है कंडक्टेंस की वैल्यू, देखो ज़्यादा है कि कम है? छोटा m है ना, ये मिली है, तो ये 10⁻³ है g का वैल्यू, और v का वैल्यू है 1000 वोल्ट। नाउ i इक्वल टू जी वी जी कर लो, या जी वी, जो भी लिखो, दोनों को बस गुणा करना है, ये 1 आ जाएगा। फिर वही प्रश्न उठ जाएगा कि सर हमने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया है, वोल्टेज बहुत हैवी अप्लाई किया, फिर भी करंट बहुत हैवी तो नहीं आई है। करंट ज़्यादा इतनी हैवी क्यों नहीं आई है? वो इसलिए मेरे भाई कि कंडक्टेंस नहीं था इस कहानी में। इस क्वेश्चन में कंडक्टेंस इतना कम था कि हैवी पोटेंशियल, हैवी वोल्टेज लगाने के बाद भी करंट नॉमिनल रही, ज़्यादा नहीं आई, मीडियम आई। राइट, तो समझ में आया कंडक्टेंस ज़्यादा होना कम होना क्या सिग्निफाई करता है। और इसका रेसिप्रोकल अभी आप रियलाइज़ करोगे कि जहाँ आप कह रहे हो ये कंडक्टेंस ज़्यादा है, वहाँ देखो रेजिस्टेंस कम है। देखिए इस क्वेश्चन को करें, समझ आएगा। इसमें पूछ रहा है V बताओ कितना होगा, और R ये दिया है 1 किलो ओम 10⁻³ और करंट I 1 मिली एम्पियर 10⁻³ V निकालना है, तो V इक्वल टू IR लगा दो, 1 वोल्ट आएगा। अब बताओ यहाँ पे वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ है? मतलब जो आपने बैटरी लगाई है वही तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना वायर में, कितना हुआ है? 1 वोल्ट हुआ है। क्यों इतना कम क्यों हुआ, जबकि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, सॉरी करंट जो देख रहे हैं वो तो बहुत कम है। करंट इतनी कम फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज भी जो ड्रॉप हुआ है वायर में, पोटेंशियल भी जो ड्रॉप हुआ है वायर में, वो भी बहुत कम ही होता ना। इतना ज़्यादा क्यों हुआ है? सोचो, जब वायर में इतनी कम करंट है, आई की वैल्यू इतनी कम है, तो वी की वैल्यू ड्रॉप इन पोटेंशियल ये भी बहुत कम ही होता, लेकिन नहीं, ड्रॉप इन पोटेंशियल तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में है,
तो इसका जवाब आपको समझ आया होगा कि सर यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो आपकी फील स्ट्रांग हो रही है। रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, करंट अगर कम भी बह रही है, फ्लो हो रही है वायर में, तो भी ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्लियर हुआ, सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ कि इफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, ड्रॉप विल बी मोर एंड मोर, देन रेजिस्टेंस विल बी मोर एंड मोर। अब आप इस क्वेश्चन को करके देख लो। इसमें क्या है कि करंट बहुत ज़्यादा बह रही है 10⁻³ और रेजिस्टेंस ये बहुत कम है। दोनों को गुणा करो, V आ जाएगा। कितना आएगा? 1 वोल्ट का पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है। फिर वही प्रश्न पैदा हो जाएगा कि सर करंट जब इतनी ज़्यादा है इस वायर में, तो फिर सर पोटेंशियल में ड्रॉप भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना। वो तो इतना ज़्यादा नहीं आया, वो तो थोड़ा सा कम ही है रिलेटिवली। मीडियम अमाउंट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जबकि करंट तो किलो में है, हैवी है। तो जवाब है इसका सर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं होने से क्या हुआ, पोटेंशियल में ड्रॉप एप्रिसिएबल अमाउंट में नहीं आया, कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं आया, रिलेटिवली कम हो गया। रेजिस्टेंस के होने से ना होने से क्या होता है समझ में आया। होने से पोटेंशियल में ड्रॉप बढ़ जाता है, ना होने से ड्रॉप कम होने लग जाता है। पोटेंशियल का ड्रॉप रिलेटेड है करंट से, मतलब क्या, रेजिस्टेंस के होने से हैवी करंट होने के बाद, रेजिस्टेंस के होने से स्मॉल करंट हो तो भी पोटेंशियल में ड्रॉप हैवी हो जाता है, और ना होने पे हैवी करंट हो तो भी पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होता है। ये है रेजिस्टेंस की रियल फील। नंबर ऑफ कोलिजन को बीच में अभी ना घुसाइए, सब लोग घुसा देते हैं ना जाने क्यों, उसी वजह से समझ नहीं आता। नंबर ऑफ कोलिजन की बात हम करेंगे, विधिवत करेंगे, ढंग से करेंगे, हल्का ओवर द सिलेबस भी चले जाएंगे, लेकिन जब जरूरत होगी तब, एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टिविटी, नॉट एट द टाइम ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी हमारी अगली हेडिंग है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे उसे। नंबर ऑफ कोलिजन की अभी बात नहीं करेंगे। तो बस ये एक और क्वेश्चन निपटा दो। इसमें 2 पार्ट हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में R की वैल्यू दी है, G पूछ रहे हैं। पार्ट 2 में G दिया है, R पूछ रहे हैं। टाइम पास है लेकिन कर लो, आपके लिए, फील के लिए, अंतरात्मा के लिए ज़रूरी है। ये R जो 1 किलो ओम है, G निकालना है। फार्मूला G के लिए 1/R लगा लो। R की वैल्यू 1 किलो ओम यानी 1000 रख लो, है ना। रख के देखोगे तो आएगा ये 10⁻³ और ये मिली हो जाएगा, 1 मिली ओम की पावर -1, है ना। पूरा करके देख लो, ऐसे सारा कर लो पॉज करके। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप पॉज करके कर रहे हैं। मैं एज्यूम कर लिया कि आपने कर लिया तो फिर अच्छी बात है, आपको ज़्यादा बेहतर डीपली फीड होगी चीज़ें। क्या कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं, दीज आर द आंसर्स ऑफ दैट, एंड इसमें जो वैल्यूज़ है, दीज आर द आंसर ऑफ दैट, एंड दिस डेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 ही प्रकार के वायर हैं, वही दोनों प्रकार के वायर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। पहले प्रकार का वायर जिसमें रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है या कंडक्टेंस 1 मिली ओम की पावर -1 है। दूसरे टाइप का वायर जो ऊपर का क्वेश्चन में लिया गया है वो ऐसा है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, मिली ओम, तो कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा, किलो ओम की पावर -1 है। ठीक बात है भाई। अब देखिए कुछ आगे स्लोप वगैरह ऊपर हम जिक्र कर रहे थे, कमी बेसी अगर रह गई है तो अब क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में V और I के बीच में ग्राफ बना है। कह रहे हैं मालिक ये ग्राफ स्ट्रेट आया है, एक और ग्राफ बना है, ये भी स्ट्रेट आया है। तो जब ये ग्राफ बनाया गया है, जिस वायर के लिए बनाया गया है उसका रेजिस्टेंस R1 है। ये वाला जो बनाया गया है जिस वायर के लिए बनाया गया है उसका रेजिस्टेंस R2। ऐसे इधर भी कहानी है, बस अंतर ये कर दिया कि ग्राफ V और I के बीच में नहीं, I और V के बीच में बना दिया है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको R1 R2 का रेशियो निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे ही कर लो कि भाई जो R होता है, R
ये होता है v बाई आई। v को परपेंडिकुलर माने, b को बेस माने, या v को y एक्सिस पे लें और b को x एक्सिस पे लें, तो ये स्लोप हो जाता है वी आई ग्राफ का। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग बात क्या लिखी गई थी, g जो होता है वो i बाई वी होता है, p बाई बी कह सकते हैं आप, y बाई एक्स कह सकते हैं, लेकिन y दिस टाइम विल बी इन y एक्सेस में, दिस टाइम विल बी करंट एंड x एक्सेस में वोल्टेज। तो जो g है ये भी स्लोप ही है, लेकिन वी आई ग्राफ का नहीं, आई वी ग्राफ का। तो यहाँ पे हम पहले वाले क्वेश्चन को जो करें तो वी आई ग्राफ दिया है, आसानी से रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे बाय कैलकुलेटिंग स्लोप। एंड स्लोप के लिए एक और हमने आपको डिटेल में बताया था, अब उतना डिटेल नहीं करेंगे। एंगल देखना होता है, जैसे R1 निकालना है, वी आई ग्राफ है तो उसका स्लोप निकालना होगा, एंगल देखना पड़ेगा इसका कितना है इन टोटल, ये आई थिंक 53 आएगा, और इसी 53 के पहले TAN लिखते हैं, tan 53, ये है स्लोप की वैल्यू। और ये याद करना पड़ता है कि ये 4/3 होता है। R1 निकल आया है 4/3। नाउ R2 का जो ग्राफ है देखो जी कितना एंगल बना रहा है, 37। तो इसी 37 का tan TAN निकालते हैं, ये याद करना पड़ता है, 3/4 होता है, R2 आ गया। नाउ R1/R2 पूछ रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर लो, सावधानी पूर्वक डिवाइड करोगे तो सब कटे पिटेगा नहीं। ये 3/4 होकर के इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3/4 है 4/3 होकर के, तो 4 4 16, 3 3 9, 16/9 आ जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब इधर देखो, इधर मालिक ग्राफ जो है ना आई वी ग्राफ का, आई और वी के बीच में है, जो अगर आई और वी के बीच में ग्राफ हो और हम उसका स्लोप निकाले तो क्या रेजिस्टेंस निकल आएगा? नहीं, कंडक्टेंस निकलेगा। तो जो स्लोप आपने यहाँ निकाला है वही होगा इसका, यानी कि 4/3, बट it will not be R1, it will be G1, and here 3/4 will not be R2, it will be G2। तो G1 इक्वल टू 4/3, तो R1 कितना होगा, 1/R1 के बराबर करो, उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, R1 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ R2 निकालो, ये 4/3 आ जाएगा, R1 3/4 है, R2 कितना है 3/4, डिवाइड करो, तो R1 R2 को डिवाइड करना है, ये R1 है 3/4, 3/4, ये है 4/3, 9/16 यहाँ पर जो लिखा है विल बी करेक्ट। आसानी से हो गया है, चीज़ें थी इजी बिल्कुल नहीं, आसानी से चाहे भले ही कितना हो गई हो, बट हल्के में न लेना, मुश्किल है ये वाली बात, एग्जाम में पूछी भी जाती है। अब जब आप इतनी देर से किचकिच कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि सर एक ही बात है, आप चाहे रेजिस्टेंस के पॉइंट से कहानी को आगे बढ़ाओ और चाहे कंडक्टेंस के पॉइंट से, बस रेसिप्रोकल ही तो हैं एक दूसरे के, तो दो में से कोई एक को प्राथमिकता दे करके हम अब आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, एक को धीरे धीरे दबा देंगे, उसकी बात हम करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। फिजिक्स में अगर हम चल रहे हैं तो धीरे धीरे कंडक्टेंस की बात करना बंद कर देंगे, रेजिस्टेंस की बात करते चले जाएंगे। केमिस्ट्री में कंडक्टेंस की करते चले जाएंगे, रेजिस्टेंस की बंद कर देंगे। अभी हम दोनों की ही बात थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, धीरे धीरे जी को हम डिस्कस करना बंद करेंगे। हमें अभी इस ग्राफ को फोकस करते हुए बताना यह है कि अगर हम इसको देखें तो इसका स्लोप ज़्यादा है कि कम? भाई एंगल ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है। मतलब इसका क्या है कि आप एक ऐसी लाइन बनाएं और जैसे जैसे इस लाइन को देखो घुमाते जा रहे हो,
और ऊपर एंगल बढ़ाते जा रहे हो, एक्स एक्सिस से एंगल बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे 0 से 90 ले जाओगे, वी आई ग्राफ में बात हो रही है अभी, वी आई ग्राफ में जैसे जैसे एंगल 0 से 90 ले जाओगे क्या फ़र्क पड़ेगा रजिस्टेंस में, सोचो तो सही, रजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जब स्लोप होइबे नहीं करेगा, मतलब लाइन का कोई एंगल ही नहीं है, लाइन बहुत कम एंगल पे या लगभग 0 एंगल पे है, दैट टाइम रेजिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो स्लोप बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट होता जाएगा। 0 to infinite will be the variation here in VI graph. Now same will be, but in this situation we will say G will be from 0 to infinity. मतलब जब आप ऐसा ग्राफ बनाओगे कि उसका एंगल बहुत कम है, मतलब वहाँ पे कंडक्टेंस बहुत कम है, क्योंकि वो ग्राफ ये सिग्निफाई करेगा, ऐसा वाला ग्राफ, यार तुम वोल्टेज लगाए जा रहे हो, करंट ज़्यादा नहीं आ पा रही है, कंडक्टेंस नहीं है इधर। जो अगर आप ऐसा ग्राफ बना दिए तो ये बताएगा वोल्टेज हम नहीं ज़्यादा लगाए हैं लेकिन फिर भी करंट दौड़ गई, कंडक्टेंस ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि करंट आई जा रही है, ज़्यादा आ रही है, वोल्टेज में ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वोल्टेज में उतना ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। जबकि ये ग्राफ ये बता रहा है कि वोल्टेज में हैवी ड्रॉप हो रहा है, बिना करंट आए ही या कम करंट आए ही वोल्टेज में ड्रॉप होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 90 डिग्री के करीब में वी आई ग्राफ में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। आई होप फील आ रही होगी। ये दो जो हम बातें कर रहे हैं, दो जो एक्सट्रीम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इस पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके नाम हैं, आगे हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, नाम रखेंगे इनका, एक का नाम रखेंगे शॉर्ट सर्किट, एक का नाम रखेंगे ब्रोकन सर्किट। प्रेजेंट टाइम पे जैसे अगर हम कहें तो इनके जो नाम हैं कुछ इस प्रकार से हैं, ब्रोकन वायर एंड कनेक्टिंग वायर। ब्रोकन वायर यू नो कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो बीच में ब्रोकन है। कनेक्टिंग वायर यू नो कैसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस नहीं बनाया है, उतार चढ़ाव नहीं बनाए हैं, सीधा प्लेन बना दिया है। उतार चढ़ाव जो होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं है, रेजिस्टेंस 0 है। देखो लिखा है रेजिस्टेंस 0 है। अब ब्रोकन वायर का क्या मतलब होता है कि यहाँ उतार चढ़ाव है ही नहीं, है लेकिन यहाँ इतना उतार चढ़ाव है कि कोई उतर ही नहीं पाएगा यहाँ, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ब्रोकन वायर assumed to be of infinite resistance and connecting wire assumed to be of 0 resistance, and in terms of conductivity what you can say, connecting wire resistance ही नहीं है, कंडक्ट करेगा भयंकर, कनेक्टिंग वायर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है। तो सोचो अगर हमें कनेक्टिंग वायर बनाना है तो हम किसका बनाएंगे, कोई ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जो बहुत बढ़िया से कंडक्ट करता होगा, या ऐसे का जो बहुत बढ़िया से रजिस्ट करता होगा, जो बहुत बढ़िया से कंडक्ट करता होगा, जिसमें पोटेंशियल में ड्रॉप ज़्यादा ना आए, वो कनेक्टिंग वायर का रोल प्ले करेगा। और जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में ड्रॉप आए वो ब्रोकन वायर का काम करेगा। इसीलिए ब्रोकन वायर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि करंट नहीं जा पाती है। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप मान के चलते हैं कि नहीं होता है, ब्रोकन वायर में करंट नहीं जाती है ऐसा मानना होता है। ये कहानी इससे रिलेटेड है, माइट भी आप रिलेट ना कर पाए हो, करवा देते हैं रिलेट। जैसे हम अगर इस ग्राफ को फोकस करें तो बताओ ये और ये कौन सा मटेरियल कनेक्टिंग वायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। अभी तो मैं बताया ऐसा कनेक्टिंग वायर के लिए यूज़ करो जिसमें पोटेंशियल में ड्रॉप ज़्यादा ना आए, ये वाला। करंट आए चाहे जितनी नो प्रॉब्लम,
पोटेंशियल का ड्रॉप ज़्यादा ना होने पाए। जबकि ये वाला जो वायर है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऐसा है कि इसमें करंट ज़्यादा हो ही नहीं पा रही है, जीरो की जीरो ही लगभग बनी रह जा रही है, पोटेंशियल में ड्रॉप चाहे जितना हो जा रहा है। तो इस ग्राफ में इनफाइनाइट स्लोप या 90 डिग्री के करीब की जो सिचुएशन है वो ब्रोकन वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, और 0 डिग्री के करीब की जो सिचुएशन है वो कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि यहाँ उल्टा, सोच के तुम खुद देख लो। यहाँ पे ये वो सिचुएशन है जहाँ पे वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, बहुत ज़्यादा हुए जा रहा है, लेकिन करंट ये नहीं आ पा रही है। ये ब्रोकन वायर की कहानी है। 0 डिग्री इन IV ग्राफ करस्पॉन्ड टू ब्रोकन वायर, एंड हियर करंट आई जा रही है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, हैवी कंडक्टेंस है, कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा ये। बस यही सारी कहानी देखो यहाँ लिखी है। VI ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करें किसको, ब्रोकन वायर को, तो वो इनफाइनाइट स्लोप है। IV ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो 0 है। यहाँ उल्टा किया मैंने। आगे देखते हैं क्या है। वोट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू इतना इन 1 ओम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला था उसको यहाँ पर अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि R और G दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई को भी आप कंसीडर करके अपनी कहानी को आगे ले जा सकते हो। केमिस्ट्री वाले कंडक्टेंस को लेके आगे बढ़ जाते हैं, फिजिक्स वाले रेजिस्टेंस को लेके आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो लिखे हैं कि ये कंडक्टर है, लेकिन हम इसका कंडक्टेंस नहीं बताए हैं। ये 1 ओम कंडक्टेंस थोड़े ना है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो डरना नहीं है कि सर ये कंडक्टर है तो इसका ये रेजिस्टेंस क्यों बता रहे हैं ये लोग। आप कंडक्टेंस उसके बदले लिख करके क्वेश्चन को कर लो आंसर, तब भी वही आएगा। जैसे कि यहाँ V इन्होंने पूछा है और I इन्होंने बता दिया है, लेकिन घुमा फिरा के बताए हैं कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लिख देना चाहिए था। यहाँ पे नोट्स में करेक्ट कर लेना, व्हाट वोल्टेज रिक्वायर्ड, जिससे कि इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो कर जाए 1 ओम के रजिस्टेंस में। कंडक्टर है ये, इसका रजिस्टेंस है। तो आई ये जो फिगर दी है ना 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग है। याद हो गई होगी, 75 बार किए हैं हम इसे। नहीं याद हुई है तो कोई बात नहीं, फिर आई का फार्मूला लगाओ Q/T, और Q की जगह एक और फार्मूला लगाओ NE/T। N की जगह ये रख दो 6.25 इंटू 10⁻18, और E की जगह रख दो 1.6 इंटू 10⁻−19। T की जगह रख दो 1 पर सेकंड। इसीलिए मैंने कहा था ज़रूर लिखा होना चाहिए इस प्रश्न में। सॉल्व कर लो 1 आ जाएगा। बाकी मैं तो आपको बार बार कहता आया हूँ कि भैया याद कर लेना ये वाली कहानी, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो I 1 एम्पियर है, R की वैल्यू 1 ओम है, V बराबर IR लगा दो, 1 वोल्ट आ जाएगा। बाकी अगर आपको चुल्ल मची हुई है कि नहीं सर ये कंडक्टर है, हम इसमें रेजिस्टेंस लिख दिए हैं, नहीं हम कंडक्टेंस के हिसाब से ही चलेंगे, तो आप इसको रेसिप्रोकल करके पहले G निकाल लो। तो 1/1 ये G की वैल्यू आ गई 1 ओम की पावर -1। और अब हम V बराबर IR नहीं लगाएंगे, इसके बदले हम लगाएंगे I बराबर VG। I कितना है 1, V निकालना है, G कितना है आएगा भाई, चाहे जैसे कर लो 1 वोल्ट। ठीक बात है भाई, ख़त्म तो नहीं हो गई कहानी? हाँ जी ख़त्म हो गई। आज के लिए इतना ही रखना होगा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे शायद आप समझ गए होंगे। ओम्स लॉ खत्म हो गया पूरी तरह से विधिवत, कुछ ना बचा। एक्स्ट्रा डिटेल में हो गया। एक्स्ट्रा डिटेल मतलब नॉट आउट ऑफ सिलेबस, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन्ड हो गया, ज़्यादा ही कुछ एक्सप्लेन हो गया, ताकि आप रेजिस्टेंस को लेकर के भविष्य में कंफ्यूज ना हो। कंडक्टेंस इसीलिए इंक्लूड कराया गया था। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रजिस्टिविटी। क्या पढ़ेंगे?
रजिस्टिविटी, इसको जो मैंने पढ़ाया है ज़्यादा कुछ नहीं भी रिवाइज करोगे तो भी रजिस्टिविटी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लिंक है नहीं, बट ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए। आप जितना पढ़ाया गया है पास्ट में सब रिवाइज कर लेना, तब आपको जो नेक्स्ट वाला रजिस्टिविटी वाला कहानी है बेहतर समझ में आएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय।